Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you break-even analysis and cost curve for BA, BCom, LLB honors and MA, MCom students. Students, ब्रेक इवन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट की स्टडी क्यों करते हैं, ये किसके लिए ज़रूरी है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, मोड़ बिंदु क्या है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग refers to the point in which total cost and total revenue are equal. अगर हम अर्थशास्त्र में ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो जिस बिंदु पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल लागत बराबर होती है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू बराबर होती है, वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, मोड़ बिंदु कहलाता है। जब आपका कुल लागत कुल आगम के बराबर होगा, मीन्स लागतें जो है वो आपका रेवेन्यू राजस्व के बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है, तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट मोड़ बिंदु कहलाता है। ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन प्राइस भी कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे कीमतें और लागत दोनों इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट को 3 नामों से जाना जाता है: क्रिटिकल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब सेल्स ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, जब एक प्रोड्यूसर का लागत और उसका एक्सपेंडिचर मीन्स लागत और उसका रेवेन्यू जो उसका राजस्व है, जो उसका प्रॉफिट है, बराबर होगा, उसकी जो कीमतें हैं बराबर होंगी, तो वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका सेल्स ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए हम फिक्स कॉस्ट में ही वेरिएबल कॉस्ट को समीशन करेंगे, तभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आ जाएगा। इट मीन्स इस पॉइंट पे क्या होता है, प्रोड्यूसर को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है। डायग्राम में वाई एक्सिस पे प्राइस गिवन है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड आउटपुट गिवन है। टोटल रेवेन्यू आपका 0 मीन्स ऑरिजिन से, इसका 0 से ऑरिजिन हुआ है टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू, और वैसे अगर हम टीसी की बात करें तो टीसी जो है टोटल कॉस्ट ऑलवेज यू शेप का होता है, बट यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है इस तरह से। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट यहाँ पे एरो जहाँ पर है वहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट पे एक प्रोड्यूसर को नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन अटेन होती है, मीन्स ना तो यहाँ पे उसको लॉस होता है और ना ही उसको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, मीन्स जितना उसका कॉस्ट है उतना ही उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर का अगर 10,000 कॉस्ट है तो उसका रेवेन्यू भी 10,000 है। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर को किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। इट मीन्स उसे सामान्य लाभ मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अटेन हो रहा है। अगर एक प्रोड्यूसर का जो सेल है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट से पहले होता है, जो कि आपका ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज कलर का जो एरिया है वो लॉस को प्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर अपने सेल को कम करता है या उसका सेल कम हो जाता है किसी कारणवश, तो उसे लॉस होगा। लेकिन वहीं अगर ब्रेक इवन पॉइंट से वो अपने सेल को बढ़ाता है तो उसे प्रॉफिट होगा, जो कि ब्लू कलर से गिवन है। ब्लू कलर एरिया जो है वो प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहा है
और ऑरेंज एरिया जो है वो लॉस को प्रेजेंट कर रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल रेवेन्यू भी अभी हमने नहीं बताया है तो बताते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जितने में मार्केट में सेल करता है और सेल करने के बाद मीन्स आउटपुट को सेल करने के बाद उसको जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। जो भी उसको अमाउंट, जो भी उसको इनकम अटेन होती है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि इसमें टोटल कॉस्ट को अटेन करने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का समीशन इसमें करना पड़ेगा। अगर कुल लागतों को निकालना है तो कुल लागतों में हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ना होगा। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उसे इनिशियल स्टेज पे बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, दैन मशीनरीज वगैरह की अरेंजमेंट करता है। तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करे या ना करे बट उसे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ऑलवेज ज़रूरत होती है जो कि वो इनिशियल लेवल पे उनकी अरेंजमेंट करता है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, वेरी करती जाती है, आउटपुट का लेवल भी वेरी करता है, इंक्रीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट में वो कॉस्ट आते हैं, वो फैक्टर आते हैं लाइक लेबर है, लाइक रॉ मटेरियल है, लाइक आपका एंटरप्रेन्योर है। ये सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट में काउंट किए जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज वेरी करता है और इसका ओरिजिन जीरो से होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ये बताता है कि अगर आप लेबर हायर नहीं करेंगे, अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल जीरो होगा। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे प्रोडक्शन लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये ऑलवेज इसका ओरिजिन जीरो से होता है एंड फिक्स कॉस्ट जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे एक प्रोड्यूसर को, एक फर्म को इनिशियली मशीनरीज, बिल्डिंग की अरेंजमेंट करनी ही होती है जो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और टोटल कॉस्ट ये भी कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जब हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समीशन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कुछ ना कुछ होती है, तो हमारा टोटल कॉस्ट भी ऑलवेज कुछ ना कुछ रहेगा। इसलिए टोटल कॉस्ट का जो ओरिजिन है ऑलवेज फिक्स पॉइंट, फिक्स कॉस्ट का जो पॉइंट है वहीं से उसका ओरिजिन होता है, जैसा कि डायग्राम से गिवन है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत प्रकार के उत्पादन की लागतें होती हैं। किसी भी प्रोड्यूसर को अगर प्रोडक्शन करना है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसे यूज करना ही होगा। अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, उत्पादन के साधन यूज करेगा, तभी एक कंप्लीट गुड्स प्रिपेयर कर पाएगा। सो कॉस्ट क्या होती है? एक प्रोड्यूसर को एक कंप्लीट गुड्स को प्रिपेयर करने में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी खर्चे आते हैं, वो आपका कॉस्ट कहलाता है। लाइक एक प्रोड्यूसर जब किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो उसे इनिशियल स्टेज पे लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड अरेंजमेंट हो जाता है तो उसे मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब मशीनरीज भी अरेंज हो जाते हैं तो मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस तरह से लेबर, रॉ मटेरियल एंड कंपनी को लीड करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इस तरह से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोडक्शन है वो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से
या कंबाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा ही उसे फुलफिल किया जाता है। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, इनके बिना प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर एक कंप्लीट गुड्स प्रिपेयर कर रहा है तो उसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी, तभी वो इनकी हेल्प से प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाएगा। कुछ इकोनॉमिक्स का मानना है कि जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का समीशन है। स्टूडेंट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तो जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करने के एवरेज में अगर हम बात करें प्रोडक्शन करने के बिहाफ में वो आउटसाइडर को जब पेमेंट करता है तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। मीन्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बिहाफ में, प्रोडक्शन करने के एवरेज में वो आउटसाइडर को कुछ ना कुछ पेमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक अगर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए लैंड लगाता है तो लैंड पे वो रेंट प्रोवाइड करता है। अगर लेबर लगाता है तो लेबर को वेजेस प्रोवाइड करता है। अगर कैपिटल यूज करता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और इस तरह से अगर वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर यूज कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। और इस तरह से वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जब भी बाहर वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है और उन्हें पेमेंट प्रोवाइड करता है तो उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो अपने ही सामान को यूज करता है फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लाइक एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए अपनी ही लैंड को यूज कर लेता है, अपनी ही बिल्डिंग को यूज कर लेता है और इस तरह से प्रोडक्शन करने के लिए अपनी कंपनी को लीड करने के लिए वो बैंक से लोन ना लेकर अपना ही पैसा वो कंपनी में लगा लेता है और ज़रूरत पड़ने पे अपनी ही कंपनी का वो मैनेजर बन जाता है। और इस तरह से वो आउटसाइडर को हायर ना करके वो अपना ही सामान प्रोडक्शन में यूज़ करता है। तो इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, अदृश्य लागतें कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहलाता है? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि एक जो प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोड्यूसर अपनी लैंड को किसी और को किराए में दे देता तो उसे रेंट मिलता, उस लैंड पे उसे रेंट मिलता। अगर वो अपना ही पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देता तो उसे वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता। अगर वो और किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करता, एज ए मैनेजर काम करता तो उसे सैलरी मिलती। तो वो इन सब चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट्स व्हाई इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसे बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन किया जाता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट को बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट लाइक टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट टीसी कहते हैं, फिक्स कॉस्ट को एफसी कहते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट को वीसी कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और इस तरह से आपका फिक्स कॉस्ट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट को अटेन करने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का समीशन करना होगा।
जब हम कुल लागतों को अटेन करते हैं तो उसमें स्थिर लागतों को परिवर्तनशील लागतों से अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट, कुल लागतें अटेन हो जाएंगी। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करे या ना करे, बट उसे इनिशियल स्टेज पे कुछ चीज़ों की अरेंजमेंट करनी होती है, चाहे लाइक बिल्डिंग की अरेंजमेंट, लाइक मशीनरीज की अरेंजमेंट, जो कि फिक्स कॉस्ट में कंसीडर किया जाता है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। फिक्स कॉस्ट दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो कि डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल क्यों है, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो वो इनिशियल स्टेज पे कुछ चीज़ों की अरेंजमेंट पहले से करके रखता है, चाहे वो प्रोडक्शन करे या ना करे। उसका बिल्डिंग का अरेंजमेंट या मशीनरीज का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, देन वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप में होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है। क्यों होता है? इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है एंड आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता है। बट टोटल फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट का लेवल फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, और आउटपुट का लेवल वेरी करता है। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय क्यों होता है? क्या रीजन है? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के डाउन साइड कोई भी डायग्राम, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। दैट्स व्हाई हम इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करता है, बढ़ता जाता है, आउटपुट का लेवल भी बढ़ता जाता है। जैसा कि डायग्राम से गिवन है, डायग्राम में वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है एंड एक्स एक्सिस पे आउटपुट प्रोडक्शन गिवन है, और वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वेरिएबल कॉस्ट का जो पॉइंट है वो ओरिजिन, जीरो से ओरिजिन क्यों हुआ है? क्योंकि ये जीरो हो सकता है बट फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको बताया है कि इसमें हम लेबर यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और इसमें हम एंटरप्रेन्योर भी यूज करते हैं। और अगर आप लेबर प्रोडक्शन करने के लिए लेबर हायर नहीं करते हैं, एंटरप्रेन्योर हायर नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज नहीं करते हैं, तो आपका आउटपुट लेवल जीरो होगा। लेकिन अगर आप इन्हें हायर करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेंगे, तो आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज होता जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करती है, आउटपुट का लेवल भी वेरी करता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी को आपका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अटेन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसे कैसे अटेन करेंगे? सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अटेन करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो ऑलवेज डिवीजन से होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अटेन हो जाएगा। टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कैसा होगा? अपवर्ड स्लोप में होगा, बट
आपका इसका जो ओरिजिन है वो कभी भी ज़ीरो से नहीं होगा, बल्कि इस पॉइंट से ही टोटल फिक्स कॉस्ट ड्रॉ करते हैं। टोटल कॉस्ट कभी ज़ीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट, कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो इनिशियल स्टेज पे उसकी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। दैट्स वाई टोटल कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हम इसे कंबाइंड लेवल पे स्टडी करेंगे, लाइक टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसको अभी हमने समझा। वाई एक्सिस पे कॉस्ट गिवन है एंड एक्स एक्सिस पे आउटपुट गिवन है। टोटल कॉस्ट का जो कर्व है उसका ओरिजिन टोटल फिक्स कॉस्ट पॉइंट से ही ड्रॉ किया गया है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ज़ीरो से इसका ओरिजिन हुआ है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये ज़ीरो हो सकता है बट टोटल कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। और टोटल कॉस्ट को निकालने का तरीका क्या है? टोटल कॉस्ट को निकालने का तरीका है कि टोटल कॉस्ट में अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें तो हमारा टोटल कॉस्ट अटेन हो जाएगा। मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट अवसर आपका औसत लागत। सो एवरेज कॉस्ट औसत लागत क्या कहता है? औसत लागत को कैसे निकाला जा सकता है? एवरेज कॉस्ट कर्व किस शेप में होता है और क्यों होता है? एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व निकल कर आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय Q। अब AC का जो शेप है वो U शेप का होगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की एप्लीकेबल होने की वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ऑलवेज U शेप का होगा। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये कहता है कि कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो इनिशियल स्टेज पे वो क्या करता है? इनिशियली स्टेज पे उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है और कोई कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से उसका कॉस्ट कम आता है और आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता है। उसके बाद धीरे धीरे लोग उस चीज़ को जानने लगते हैं और उसके कॉम्पिटिटर भी इकोनॉमी में बढ़ने लगते हैं, मार्केट में बढ़ने लगते हैं। तो एक पॉइंट के बाद उसका आउटपुट एंड कॉस्ट या प्रॉफिट एंड कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाता है, तो वो आपका कांस्टेंट लेवल होता है। सो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अटेन होता है, देन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अटेन होता है, और जो थर्ड स्टेज आती है उस स्टेज में बहुत सारे उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पास जो एरिया होता है प्रॉफिट का वो घटने लगता है। मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अटेन होते हैं। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है? उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगती है एंड आउटपुट का लेवल एंड प्रॉफिट का लेवल फॉल करता है। दैट्स व्हाई एवरेज कॉस्ट कर्व ऑलवेज यू शेप का होगा, जैसा कि डायग्राम में गिवन है। वाई एक्सिस पे कॉस्ट गिवन है एंड एक्स एक्सिस पे आउटपुट गिवन है और एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का गिवन है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? सीमांत लागत क्या होती है? इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं? सो मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेयर करता है, या कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है सो उसमें जो भी एडिशनल खर्चा आता है या एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए उसका जो भी कॉस्ट आता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस करता है, एडिशनल कॉस्ट बेयर करता है,
तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है जहां पे 10 लेबर को हायर करके मार्कर बनाए जा रहे हैं। अब एक प्रोड्यूसर जो है वहां पे 11th लेबर को भी हायर कर रहा है। अब 11th लेबर को हायर करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी वेरिएशन आया है, जो 11th एडिशनल लेबर लगाया गया है, उससे आउटपुट में क्या वेरिएशन आया है और उससे कॉस्ट में क्या वेरिएशन आया है, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला, इसे 2 टाइप से हम निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय आपका TCN माइनस TCN माइनस Q, ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा है आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। फिर से समझेंगे, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जब कोई प्रोड्यूसर एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट बेयर करता है तो उसे मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल कॉस्ट को 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये 2 टाइप से हम इसे अटेन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 एंड सेकेंड फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का, TC इज इक्वल टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। TC टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, यहाँ पे क्या है, डेल्टा क्या है, वेरिएशन को बताता है, चेंज को बताता है। तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट आपका कंप्लीट होता है, टोटल कॉस्ट कंप्लीट होता है, फिक्स कॉस्ट कंप्लीट होता है, वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट होता है। और इस तरह से आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट एंड टोटल कॉस्ट कर्व कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।